नमस्कार साथियों, मूंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। एक 1857 की क्रांति से पहले का कार्यकाल जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और एक 1857 की क्रांति के बाद में भारत की जो राज सत्ता है वो ब्रिटिश संसद में निहित हो गई। तो इन दो भागों में अपन ने भारत के संवैधानिक विकास को विभाजित किया था। एक जो पहला भाग था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो 1773 से 1857 के बीच में जो कानून पारित किए गए थे उन कानूनों के बारे में अपन ने जान लिया था। उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, 1793 का चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट था और 1833 का चार्टर एक्ट था। इनके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जान लिया है। आज अपन जो ब्रिटिश संसद ने अपने अधीन भारत की सत्ता को लिया था उस दौरान जो कानून पारित किए गए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें सर्वप्रथम 1858 का भारत शासन अधिनियम है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, 1919 का मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है और 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान थे। भारत शासन अधिनियम। जब 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति से जो परिणाम निकले उनमें ब्रिटिश संसद को महसूस हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मनमानी के कारण यहाँ की जो राजाओं के साथ है वो हस्तक्षेप नीति करके और यहाँ के जो शासन व्यवस्था उसको सही संचालित नहीं करने की वजह से यहाँ पे जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी। और 1857 की क्रांति के जो परिणाम निकले उनके आधार पर उन्होंने भारत की शासन सत्ता को ब्रिटिश संसद ने अपने अधीन में ले लिया। जब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश संसद द्वारा अपने अधीन लेने के लिए जो कानून पारित किया गया था उस कानून को सर्वप्रथम पामस्टन ने पारित करवाया था। ब्रिटेन का तत्कालीन प्रधानमंत्री था। इसने जो बिल संसद में रखा, बिल पास नहीं होने के कारण पामस्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। पामस्टन के त्यागपत्र देने के बाद में नया जो प्रधानमंत्री बना था डर्बी, इसने इस प्रस्ताव को पारित किया था। प्रस्ताव क्या था? भारत की शासन सत्ता ब्रिटिश संसद में निहित करना। अर्थात कंपनी का शासन समाप्त करना। तो ये बिल जब संसद में ब्रिटिश संसद में पारित किया तो सर्वप्रथम बिल को किसके नेतृत्व में रखा गया था? पामस्टन के नेतृत्व में रखा गया था। उस समय प्रधानमंत्री था, लेकिन इसका बिल ये पास नहीं होने के कारण इसको त्यागपत्र देना पड़ा। फिर इसी बिल को वापस नया प्रधानमंत्री आया डर्बी, इसने इस बिल को पास करवा दिया और पास करवाते ही भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया और उसके स्थान पर किसका शासन आ गया? ब्रिटिश संसद का आ गया। इस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी विक्टोरिया। की महारानी विक्टोरिया थी। तो जो भारत में जो बदलाव किए गए, जो इस बिल में प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों को विक्टोरिया के जो घोषणा पत्र था उसको भारत में लाके पढ़ा गया। और कहाँ पे पढ़ा गया? इलाहाबाद दरबार में पढ़ा गया। और इसमें जो प्रावधान थे उसी प्रावधानों को अपन किस नाम से जानते हैं? 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो सर्वप्रथम है कि
इस समय इंग्लैंड की या अपन कहें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा गया। क्या क्या प्रावधान थे इसके अंदर? पहला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो समाप्त कर दिया गया और अब शासन किसका स्थापित हो गया? ब्रिटिश संसद का। संसद ने भारतीय शासन को अपने अधीन कर लिया। ये मुख्य बदलाव हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका शासन समाप्त कर दिया और ब्रिटिश संसद ने अपना भारतीय शासन को अपने अधीन कर लिया गया। दूसरा था कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को वाइस राय की पदवी दी गई। यानी जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय भी कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि वो जो ब्रिटेन का सम्राट है, साम्राज्य है, उसका प्रतिनिधि होने के कारण इसको क्या कहा जाने लगा? वायसराय भी कहा जाने लगा। और प्रथम वायसराय कौन बना था? कैनिंग बना था। उसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल था कैनिंग था लॉर्ड 1857 की क्रांति के दौरान, और इसी को ही वायसराय की पदवी देने के कारण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? कैनिंग था। अगला बदलाव हुआ था भारत शासन परिषद का गठन। भारत शासन परिषद का गठन। कितने सदस्य थे इसमें? 15 सदस्य। एक नया पद ब्रिटिश मंत्रिमंडल में स्थापित किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में नया पद का सृजन और ये नया पद था भारत सचिव। और ये भारत सचिव इसका क्या होता था? अध्यक्ष होता था। यानी जो ये भारत शासन परिषद गठित की गई थी 15 सदस्य, इसका अध्यक्ष कौन था? भारत सचिव था। और इसका पद कहाँ सर्जित किया गया था? ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल थी वहां पे एक नया पद बनाया गया भारत सचिव के नाम से। वो वहीं ब्रिटेन में रहकर ही भारत के शासन व्यवस्था को संभालता था और इसका वेतन है वो भारतीय कोष से दिया जाता था। तो ये प्रावधान किए गए। अगला प्रावधान था कि जो भारतीय राजा हैं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद की होगी, क्योंकि उनके साथ समझौता किया गया। तो इनकी सुरक्षा भी कौन करेगी? ब्रिटिश संसद करेगी। यह था 1858 के जो भारत शासन अधिनियम था इसके प्रावधान। इसमें एक और प्रावधान किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का समापन। इनका गठन तो किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सृजन किया गया था और इनकी समापन कब किया गया? 1858 के
भारत शासन अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कर दी गई। यह थी अपने 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था। इसमें ये प्रावधान किए गए। इसकी घोषणा किसने की थी? उस समय तत्कालीन ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, इसने ये घोषणा की। इलाहाबाद दरबार में पढ़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके अब किसका शासन हो गया? ब्रिटिश संसद का हो गया, या ब्रिटेन की महारानी में भारत के शासन की शक्ति निहित कर दी गई। दूसरा था, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय की पदवी भी दी गई। और सर्वप्रथम जो वायसराय था वो कौन था? कैनिंग था। और तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की पदवी दी गई। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? कैनिंग था। भारत का शासन परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष कौन होता था? भारत सचिव होता था। और भारत सचिव की पद का सर्जन भी कब किया गया था? 1858 के शासन अधिनियम में किया गया। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव। फिर था, राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ब्रिटिश संसद की थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का समापन किया गया। इनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो शुरुआत थी वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की गई थी। यह था अपना 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसे आगे अपन पढ़ते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उन्नीस सौ नौ का मार्ले मिंटो अधिनियम। इसमें मार्ले है, ये भारत सचिव है। और मिंटो है, ये गवर्नर जनरल है। इसका नाम भारत शासन अधिनियम था और इसको उपनाम से किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले उस समय भारत का सचिव था और मिंटो कौन था? गवर्नर जनरल था। इसकी जो मुख्य बात है, सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात यही है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग क्षेत्रों में सीटें आवंटित करके और निर्वाचन किया गया। तो सर्वप्रथम जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा की गई थी। या इसको अपन कहें, प्रत्यक्ष रूप से कहें तो भारत पाक विभाजन के बीज नहीं थे। यानी भारत व पाक विभाजन के बीज नहीं थे। किसमें? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। यह था इस समय 1909 का जो महत्वपूर्ण बात थी वही थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। यह थी केंद्रीय विधान परिषद। सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 20 से बढ़ाकर 54 कर दी।
ये इसके मुख्य प्रावधान थे। एक तो ये है कि मार्ले उस समय भारत सचिव था, मिंटो उस समय गवर्नर जनरल था, जिसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, और भारत पाक विभाजन के बीच भी इसी में नहीं थे, और केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई, और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 20 से बढ़ाकर 54 कर दी गई। अगला अपना आता है 1919 का मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उन्नीस सौ 19 का शासन अधिनियम। इसका भी उपनाम है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये मोंटेस्क्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था। इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी जो 1909 में शुरू की थी, उसका आकार और बढ़ा दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार। क्या विस्तार किया गया? यानी यहाँ पे मुस्लिम जो संप्रदाय था उसको अलग से दिया गया था। इसमें आरक्षण है वो ईसाई, यूरोपियन व सिख, इनको भी दिया गया। तो संप्रदाय जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें विस्तार कर दिया गया। इसमें ईसाई, यूरोपियन और सिख, इनको भी आरक्षण दिया गया। इससे अगली बात आती है इसकी प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन, यानी जो शासन के कार्य हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो सत्ताओं में विभाजित कर दिया जाता है, दो शक्तियों में विभाजित कर दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? द्वैध शासन कहा जाता है। एक ऐसे विषय किए गए जिनको यहाँ की प्रांतीय विधानसभाएं संचालित करती थी, एक ऐसे विषयों को संचालित करने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद उत्तरदायी थे। तो जो शासन कार्य है उसको दो विषयों में विभाजित करके दो शक्तियों में बांटना ही क्या कहलाता है? द्वैध शासन कहलाता है, दोहरा शासन। द्वैध शासन का अर्थ हुआ शासन दो सत्ता में विभाजित, सत्ता या शक्ति में विभाजित। और यहाँ पे कौन सा द्वैध शासन है? प्रांतों में द्वैध शासन है, ना कि केंद्र में द्वैध शासन है। तो 1919 के शासन अधिनियम की सर्व मुख्य बात यह थी प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। और द्वैध शासन किस प्रकार किया गया? एक तो आरक्षित विषय, दूसरे विषय थे स्थानांतरित विषय। ये मुख्य विषय थे और इन पे नियंत्रण किसका था? गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल व वायसराय, ये गौण विषय थे। इन पे जो नियंत्रण था वो स्थानीय प्रतिनिधियों को। तो इस प्रकार द्वैध शासन किया गया। दो शक्तियां थी, एक तो गवर्नर जनरल था और एक स्थानीय प्रतिनिधि थे। इन दोनों में जो विषय उनको स्थानांतरित करके द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो गवर्नर जनरल ने जो मुख्य विषय थे
उनको अपने अधीन ले लिया और जो गौण विषय थे वो वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए। तो सर्वप्रथम जो प्रांतों में द्वैध शासन है वो किस अधिनियम के द्वारा संचालित हुआ था? 1919 का अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन। एक शब्दावली आती है केंद्र में द्विसदनात्मक। केंद्र में द्विसदनात्मक। तो केंद्र में जो द्विसदनात्मक है इसका अर्थ होता है केंद्र में जो अपन ने अभी बात की थी 1909 का जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें पहले एक सदन होता था, अब कितने सदन कर दिए गए? उसमें 2 सदन कर दिए गए। जबकि द्विसदनात्मक और द्वैध शासन दोनों में अंतर है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक है, इसकी शुरुआत भी कब कहेगी? 1919 के अधिनियम में की गई। केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, 2 सदन कर दिए गए और उन सदनों की संख्या निश्चित कर दी गई। पहले में 60 सदस्य थे, 40 थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 20 देशी रियासतों से शामिल किए गए। दूसरी में जो 54 सदस्य थे उसमें 40 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से और 14 सदस्य हैं वो राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में उसमें शामिल किए गए। तो केंद्र में द्विसदनात्मक सदन की शुरुआत भी 1919 में की गई और प्रांतों में जो द्वैध शासन है इसकी शुरुआत भी 1919 के अधिनियम में की गई। तो द्वैध शासन और द्विसदनात्मक दोनों चीजों का अर्थ अलग अलग है। यह था 1919 का शासन अधिनियम। इसमें यूपीएससी के गठन के लिए गठन का प्रावधान था और यूपीएससी के गठन के लिए एक कमीशन गठित किया गया था, ली आयोग, 1923 में। इसका प्रावधान 1919 के अधिनियम में था। ली आयोग गठित किया गया और यूपीएससी का गठन 1926 में हुआ और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था रोजर बारकर, ये यूपीएससी का पहला अध्यक्ष था। तो यूपीएससी का गठन किस आयोग की सिफारिश से की गई थी? ली आयोग से। और ली आयोग का गठन कब किया गया? 1923 में किया गया। और यूपीएससी का गठन कब हुआ? 1926 में हुआ। इसका प्रथम अध्यक्ष रोजर बारकर था। 1909 के अधिनियम की समीक्षा के 10 वर्ष बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी, ये इसमें प्रावधान था। और इसकी समीक्षा के लिए 1919 का शासन अधिनियम आया था। इसमें जो कमियां थी उनको सुधार करके 1919 के शासन अधिनियम में किया गया। इसका उपनाम है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको समाप्त नहीं करके इसका विस्तार कर दिया गया। ईसाई, यूरोपियन और सिख इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। और प्रांतों में जो द्वैध शासन है ये इंपोर्टेंट है। आरक्षित विषय गवर्नर जनरल के पास थे, स्थानांतरित जो गौण विषय थे वो स्थानीय प्रतिनिधियों के पास थे। यूपीएससी का गठन का प्रावधान भी इसी में था, जिसको ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में किया गया और इसका प्रथम अध्यक्ष था रोजर बारकर। फिर इसमें भी ये प्रावधान था 10 वर्ष बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी और 10 वर्ष बाद में इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपने प्राण गंवाए थे 1928 में। अब अपन देखते हैं अगला जो अपना 1935 का जो शासन अधिनियम है उसके बारे में। उन्नीस सौ 1935 का शासन अधिनियम। 1935 का शासन अधिनियम। 1935 का जो शासन अधिनियम था इसमें कुल 451 धाराएं थी। धारा कहे या अनुच्छेद, आर्टिकल। एक तो इसकी जो सर्वप्रमुख विशेषता थी वो थी भारत से बर्मा को अलग
अलग किया गया। दूसरी विशेषता थी इसकी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार किया गया और इसमें अब दलितों को भी शामिल किया गया। अम्बेडकर के प्रयासों से इसमें जो दलितों को भी क्या शामिल किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। इससे पहले जो सांप्रदायिक पंचायत जारी किया था, तत्कालीन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड, उसने जो सांप्रदायिक पंचायत जारी किया था वो किसके प्रभाव या किसके प्रयासों से हुआ था? अम्बेडकर के प्रयासों से हुआ था। और उसी के विरोध में अपने जो राष्ट्रपिता हैं गांधी, उन्होंने विरोध किया था और गांधी और अम्बेडकर के बीच में बाद में 1932 में पुनः हुआ था। और उसी के परिणाम स्वरूप 1935 का जो शासन अधिनियम था उसके में निर्वाचन प्रणाली में और विस्तार कर दिया गया और दलितों को भी इसमें आरक्षण दिया गया। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना और इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस मोलिस गवायर, ये इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, अभी अपन ने पहले जिक्र किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई थी और कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में। और इसका जो प्रथम चीफ जस्टिस था वो था एलिजा इम्पे। तो इन दोनों में अंतर करना, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान था वो 1773 के एक्ट में था। सर्वोच्च न्यायालय का अर्थ होता पूरे देश के लिए एक न्यायालय, जबकि संघीय न्यायालय की स्थापना होती है कि जो न्यायालय व्यवस्था है वो एक नहीं होकर अनेक स्तरों में विभाजित हो। जैसे आज भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है, केंद्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और ग्रामीण क्षेत्र में गांवों के लिए ग्राम न्यायालय और जिला स्तर पे जिला न्यायालय। तो इस प्रकार जो व्यवस्था की गई वो किस में प्रावधान था? 1935 के साथ संघीय न्यायालय में इसका प्रावधान था, जिसका प्रथम अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश मोलिस गवायर था। तो ये अपने को ध्यान रखना, 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जबकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोनों में अंतर है। फिर देखते हैं अपन जो कानून बनाने के विषय हैं, ये 4 भागों में बांटे गए। 4 सूची बोले अपन, कौन कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट इसमें जिस प्रकार 4 विषय शामिल है वो ही आज वर्तमान में हमारे संविधान में भी शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची है ये किसके अधीन थी? गवर्नर जनरल के अधीन थी। वर्तमान में ये संघ सरकार के अधीन है। इस प्रकार 4 जो कानून के विषय थे उनको 4 भागों में विभाजित किया गया। अगला प्रावधान था केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन, जबकि प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो 1919 के अधिनियम में था और केंद्र में द्वैध शासन कब किया गया? 1935 के अधिनियम में। और प्रांतों को क्या दे दी गई? स्वायत्तता।
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है। प्रांतों को किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दी गई? 1935 के शासन अधिनियम द्वारा। केंद्र में द्विविध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 1935 में। जबकि प्रांतों में द्विविध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम में, जिसको अपन मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। यह था अपना 1935 का जो शासन अधिनियम था। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, जैसे 1919 में द्विसदनात्मक थी, इसमें भी द्विसदनात्मक थी। उनकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। जो निम्न सदन था उसमें 375 कर दी गई, और जो उच्च सदन है उसके अंदर 260 सदस्य कर दिए गए, जिनमें से 104 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 46 सदस्य हैं वो देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करते थे, और 375 में से 250 हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से, और 100 किससे करते थे? देशी रियासतों से बिलोंग करते थे। ये था अपना भारत का संवैधानिक विकास, जिसको अपन ने दो भागों में विभाजित करके पढ़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश संसद का कानून। और ये ही कानून अपने संविधान के लिए मुख्य कड़ियां साबित हुई। इसकी जो आधारभूत रूपरेखा अपन देखें तो इसका प्रभाव साफ साफ अपने भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से पड़ता है। इस 1935 का जो शासन अधिनियम है, इसके लिए नेहरू ने कहा था कि एक ये ऐसा इंजन है जिसके चारों ओर ब्रेक लगे हुए हैं। एक ऐसा इंजन जिसके चारों ओर ब्रेक लगे हैं। ये बात किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसको उद्देशिका रहित अधिनियम भी कहते हैं, या उद्धार की उद्देशिका, उद्धार की आत्मा या उद्देशिका। ये इसके लिए उपमा दी गई है कि इसके पास स्वयं की उद्देशिका नहीं थी, उद्धार की उद्देशिका थी, उद्धार की आत्मा थी या आत्मा रहित था, और एक ऐसा अधिनियम जिसको चारों ओर ब्रेक लगे हुए हैं। ऐसी बात किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किस अधिनियम के बारे में? 1935 के शासन अधिनियम के बारे में। आज अपन ने भारत का जो संवैधानिक विकास है इसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में भारत की संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। जो 1935 का शासन अधिनियम है, इसका 80% भाग है वो भारतीय संविधान में होबू या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके शामिल किया गया है। उसके बारे में अपन विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।